हाय फ्रेंड्स, किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। अगर एक ग्लास पानी का आधा भरा हुआ है तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये पानी से आधा भरा है। दूसरे लोग कहेंगे कि ये पानी से आधा खाली है। तीसरी कैटेगरी के जो बहुत गिने चुने लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये ग्लास आधा पानी से भरा है और बाकी का आधा हवा से भरा हुआ है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी लगभग कहानी ऐसी ही है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई, स्टॉक मार्केट में इस समय सारे हाई क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर, लो पीई पर अवेलेबल है और यहां पर अच्छे मौके बनते हैं। दूसरा कैटेगरी के लोग हैं जो ये कहेंगे कि पूरा पोर्टफोलियो लाल हो चुका है, सब स्टॉक्स में लॉस नजर आ रहा है, प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और हम तो बिल्कुल डर चुके हैं, इस मार्केट में हाथ भी नहीं डालना चाहते। लेकिन दोस्तों, एक तीसरी कैटेगरी जो है वो ये कहते हैं कि सभी स्टॉक्स ना खराब है ना अच्छे हैं, लेकिन कुछ हाई क्वालिटी बिजनेसेस रियली अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अगर अवेलेबल हैं तो उनको कंसीडर करने में बुराई क्या है। 3 महीने पहले या मैं कहूंगा 6 महीने पहले सभी स्टॉक सबको अच्छे लगते थे, आज सभी स्टॉक सबको खराब लग रहे हैं। तो क्या ये नजरिया अगले 6 महीने बाद में वापस से पहले ऐसा नहीं हो सकता? बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सो दोस्तों, इसी मेंटालिटी के साथ, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ में अगर आप कंसिडर करते हैं तो यकीन मान के चलिए आप एक बहुत समझदार इन्वेस्टर बन सकते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज ऐसे ही हाई क्वालिटी बिजनेसेस में से एक ऐसी कंपनी की जिसका बिजनेस लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन अट्रैक्टिव प्राइसेस जो है वो भी उसके साथ उसकी मौजूद है। लेकिन ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है प्योरली, इसलिए प्लीज इसे उसी रूप में देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। तो जरा एक बार इसके एनालिसिस को देखते हैं, बिजनेस मॉडल को समझते हैं और बाकी सारी चीजों को भी देखते हैं। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है दोस्तों वो तो ये है कि वीडियो को अभी से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत मिल जाए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। सो नाल्को के दोस्तों नंबर्स आप यहां देख सकते हैं। पहली चीज ये है, करीब करीब 185 के आसपास है और 34,000 करोड़ की इसकी दोस्तों मार्केट कैप है। कंपनी के जो रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि रिजल्ट्स के मुकाबले में इसकी प्राइस मूवमेंट उतना एनकरेजिंग नहीं रही है। दैट मेक्स दिस स्टॉक एज अंडरवैल्यूड। अब इसके जरा कुछ बिजनेस मॉडल पे नजर डालते हैं। सो दोस्तों, ये कंपनी नवरत्ना कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, और पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी कंपनी। ठीक है, अब ये क्या काम करती है? ये एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, पावर, इनमें सब में है। 73% बिजनेस जो आता है दोस्तों इसका आता है एल्यूमिनियम से, और जो पहले 65% होता था 2 साल पहले और अब हो गया 73% एल्यूमिनियम से, यानी इनकी एल्यूमिनियम पे डिपेंडेंस ज्यादा हो गई है। केमिकल से 27%, जो पहले 35% था। तो देखिए, 2 साल में कंपनी ने एल्यूमिनियम के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और जो केमिकल्स थे उन पे फोकस कम किया है। जैसे कैल्साइंड एल्यूमिना है इनका, एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, मतलब एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह जो है वही है। अब बात आती है मार्जिन्स में भी डिक्लाइन आया है। तो पहले दोस्तों इसका मार्जिन 32% था और अब हो गया 24%। तो क्या ये खराब खबर है? तो आंसर है कि खराब तो नहीं है, क्योंकि मार्जिन जो है वो इसलिए श्रिंक हुए क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। अब जरा आगे वाले आउटलुक के बारे में पहले बात करें कि इसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है, और बाकी सारी चीजों पे भी नजर डालें। उससे पहले हम इसके अभी के रिजल्ट्स को एक बार डिकोड कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये कंपनी का लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है वो है जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले आप नजर डालिए इसके अंदर कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। तो ये बॉक्साइट में, रिफाइनरी, स्मेल्टर, सीपीपी, कोल और बाकी सारी विंड पावर वगैरह में भी है। मेजरली एल्यूमिनियम में है और एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल को कहते हैं बॉक्साइट। अब देखिए, ये इनका प्रोडक्शन है। तो यहाँ तो हमारा काम जो है सबसे ज्यादा इस वाली साइड से पढ़ने वाला है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी ने करीब करीब मान करके चलिए नेट सेल्स जो है ना 11,000 करोड़ की रजिस्टर की है।
तो अगर मार्केट कैप 34,000 करोड़ है तो मान के चलिए 1/3 लगभग उसकी नेट सेल्स भी आ रही है इसके अंदर। साथ में एबिटा जो है वो 5,000 करोड़ का है। और अब इन नंबर्स को डायरेक्ट देखने की बजाय अच्छा है कि हम इनको इस तरह से देखें एज कंपेयर टू द पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को रजिस्टर किया है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। मतलब लाइफ टाइम हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू इस कंपनी ने अचीव किया है। सेकेंडली हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, यानी पैट भी सबसे ज्यादा इन्होंने अचीव किया है। अब कहीं डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्यों कंपनी केमिकल बिजनेस से एल्यूमिनियम बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि यहां पर धंधा ज्यादा अच्छा है। हाईएस्ट एबिटा मार्जिन, यानी जो मुनाफा होता है आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट मान लीजिए उसे, वो भी हाईएस्ट एवर रजिस्टर किया है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी बहुत उदार है, और क्यों ना हो, गवर्नमेंट की कंपनी है, पैसा तो डिविडेंड का गवर्नमेंट भी जाना है, इसलिए इन्होंने हाईएस्ट एवर डिविडेंड भी दिया है। सो दोस्तों ये सारे नंबर्स हाईएस्ट होने का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो परफॉर्म तो अच्छा कर रही है। यहां देख सकते हैं आप, ये बाकी के नंबर्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर कि इंडिया एल्यूमिनियम सिनेरियो, तो ये एल्यूमिनियम का जो सिनेरियो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो 2019-2020 में 3.6 से बढ़ 3.7, और अब ये बढ़ते बढ़ते 4.2 4.9 तक आ चुका है। और ये दोनों लाइंस किस चीज की है, ये जो डार्क लाइन है वो है आपकी 4.2 जो दिखा रही है, ये है आपकी प्रोडक्शन, और 4.9 क्या है, ये है कंजम्पशन। तो आप ये देखिए कि 0.7 ये कंजम्पशन का डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी इतने मिलियन टन्स का और माल चाहिए। तो डिमांड में तो कहीं पर कोई कमी नहीं है। अब जरा डिमांड में अगर कमी नहीं है तो हम जरा इसके ये देख लेते हैं कि क्या सप्लाई को कंपनी बढ़ाना चाहती है। तो आंसर है बिल्कुल बढ़ाना चाहती है, और इसी वजह से तो इन्होंने केमिकल बिजनेस की जगह पे अपने सारे एफर्ट को डालना शुरू किया एल्यूमिनियम में। अब दोस्तों जरा ये देख लें कि एल्यूमिनियम इनका यूज होता कहाँ कहाँ पर है। सो आप ये जो राइट साइड में आप यहाँ पर ये जो चार्ट बना हुआ देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं 47% जो कंपनी का बिजनेस ये एल्यूमिनियम का यूज है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, और 10% के आसपास 16% के आसपास होता है बिल्डिंग में, और 16% ट्रांसपोर्टेशन में, और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा होता है। तो एल्यूमिनियम में तो आपको पता ही है ना कि जहां पर हमारे देश की सबसे बड़ी जो डिमांड है वो पावर की है, और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ती है वायर्स की। अब वायर्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, जैसे वायर तो सोने के भी बनते हैं, चांदी के भी बनते हैं, कॉपर के भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी बनते हैं। लेकिन अगर सोने के वायर लगा दिए जाए तो आपको पता है ना क्या हाल होने वाला है। तो हम इतने सोने की चिड़िया अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम बिजली को वायर्स को गोल्ड के थ्रू पहुंचा सकें। लेकिन इन सब में जो सस्ता और सबसे इफेक्टिव मीडियम है वो है एल्यूमिनियम। तो जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो अधिकतर एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंजम्पशन करती है। सेकेंडली जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे अप्लायंसेज वगैरह जो होते हैं होम अप्लायंसेज वगैरह में, उसमें भी एल्यूमिनियम काफी अच्छे से यूज होता है। सो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है एल्यूमिनियम के कंजम्पशन में। अब बिजनेस की कुछ और हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि इनका जो बिजनेस है ना ये है इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजों को अपनी छत के नीचे करना ही पसंद करते हैं। ये नहीं है कि कहीं और से कुछ करवा रहे हैं, बॉक्साइट कोई और निकाल रहा है, क्लीनिंग उसकी रिफाइनिंग कोई और कर रहा है, उसकी पैकेजिंग और स्मेल्टिंग वगैरह कोई और कर रहा है। नहीं नहीं, ये सब कुछ अंडर वन रूफ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस ऑपरेशन ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। सेकेंडली जीरो डेट, ये सबसे बड़ी पावर है दोस्तों। डेट की वजह से ना कंपनी मेक और ब्रेक हो जाती है। कितनी भी महान कंपनी हो, लेकिन अगर उस पर डेट का प्रेशर है तो वो हमेशा उसको परेशान करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप नाल्को को कंपेयर कर सकते हैं वेदांता से। तो वेदांता कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हिंदुस्तान जिंक भी उसी का हिस्सा है, और आयरन और माइनिंग हो चाहे बाकी सब सेगमेंट में अच्छी कंपनी है। लेकिन उस पर डेट का इतना प्रेशर है कि डेट को चुकाने के लिए डेट लेना पड़ रहा है, और उसको चुकाने के लिए फिर से डेट लेना पड़ रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका सारा पैसा हिस्सा तो डेट को चुकाने में चला जाता है। इस हिसाब से यहां नाल्को के पास में ये पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। तो ये जीरो डेट को लेकर के चलने वाली कंपनी है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट हुआ। तो एक इसका क्या है, रॉ मटेरियल सिक्योरिटाइजेशन, यानी ये भी एक इसकी स्ट्रेंथ है। एक्सपेंड रिफाइनरी कैपेसिटी, तो ये भी बढ़ाते जा रहे हैं, स्मेल्टर की कैपेसिटी को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
ये इनके दोस्तों अलग अलग जो सेगमेंट्स है बिजनेसेस के वो देख रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। जैसे बॉक्साइट के लिए दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, और एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए प्रोजेक्ट है 1 MTA एंड MTPA के हिसाब से, जो अगले साल तक खत्म हो जाएगा। एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के लिए भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव का मतलब होता है कंपनी के खुद के अंदर ही पावर प्लांट, यानी बाहर से क्यों बिजली खरीदना जब खुद ही अपन उसको बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बाहर की कहीं ना कहीं डिपेंडेंस इनकी कम हो जाती है। ये कुछ CSR वगैरह के प्रोजेक्ट्स है जिस पर भी कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों ये तो था इसका प्रेजेंटेशन। अब जरा नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर्स में साफ तौर पे कि कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री 26 के मुकाबले में सिर्फ 8.5% प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, विच मेक्स दिस कंपनी एज अंडर वैल्यूड। और आप और नंबर्स पे नजर डाल सकते हैं। हम लोग देखें तो प्लेजिंग वगैरह कोई है नहीं इसकी, और कंपनी का 52 वीक इंडेक्स 41.4 है, यानी करीब करीब ये आधी प्राइस पर ही मिल रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चार्ट आप देख रहे हैं, और वो ये बता रहा है कि भाई इसका जो एबिटा है ना वो तो लगातार बढ़ रहा है। यह है इसका एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब सेल्स में से जब खर्चे निकाल दोगे तो जो बचता है दैट इज एबिटा। फिर उसके बाद उसमें मिलावट होती जाती है इंटरेस्ट की, टैक्स की, फिर आप पहुंचते हो PBT तक और PAT तक। तो PAT तक जाते जाते बहुत सारी चीज जुड़ जाती है, इसलिए एबिटा इज ऑलवेज अ बेटर मेजर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एबिटा इसका बढ़ रहा है, मतलब मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो इसकी कम हो रही है, जिससे क्या हो गया स्टॉक ये साफ तौर पे हो गया अंडर वैल्यूड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें इसके कंपटीशन में तो हिंडाल्को सबसे बड़ी कंपनी है, फिर उसके बाद में नाल्को है जो खुद ही कंपनी की बात कर रहे हैं, और छोटी छोटी कंपनीज है जिनकी कोई मार्केट कैप की कुछ है ही नहीं। तो 34,000 करोड़ के मुकाबले में 600 करोड़ इज नथिंग। सेल्स की बात करें तो लगातार कंपनी ने देखिए प्रॉफिट सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, ये देख सकते हैं 2800 से 4600 करोड़ तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 23 मैं कह रहा हूँ 13% तक चला गया था, 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़कर के करीब करीब 50% हो गया है। और ऐसा नहीं है कि वन टाइम है, ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट लगातार दिखाया है, ये कंपनी की प्रॉफिट स्टेटमेंट है, और कंपनी ने हर बार डिविडेंड दिया है। ये देखिए 70, 80, 100, 200% तक भी प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक रही है, स्टॉक प्राइस ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा फास्ट रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से आप देखेंगे तो हमेशा डबल डिजिट में रही है। यानी देखो एक चीज तो पक्की है कि ये ऐसा नहीं है कि रातों रात एकदम से पता नहीं कहाँ की कहाँ प्राइस पहुंच जाए, उसके चांस तो नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने शो की है। लॉन्ग टर्म थिंकर्स के लिए आई थिंक दिस मेक्स सेंस। और 51% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। FII जो कभी 8% 9% के आसपास चले गए थे, वो अपनी चुपचाप शेयर होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 14% पे लेके आ गए, और जो DIIs है वो लगभग उसी प्राइस वाले 17-18% पर बैठे हैं इसमें। सो दोस्तों ये नटशेल में एक ओवरऑल एनालिसिस है इसका। इसके अलावा अगर मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो आप ये देखिए कंपनी का जो CEO साहब है, CEO साहब ने ये कहा है कि भाई जो नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं उसका इनको फायदा मिलेगा। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी जो यूएस ने जो टैरिफ लगाया है उससे ग्रोथ पे कुछ फर्क तो पड़ेगा। ये तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट द कंपनी एक्सपेक्ट्स एल्यूमिनियम प्राइसेस टू स्टे अराउंड 2500 पर टन एंड 2600 पर टन बाय द नेक्स्ट ईयर। तो इनके जो CMD है उनका ये कहना है कि प्रेशर तो आएगा, लेकिन ये प्रेशर बहुत लंबा रहने की उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 25% जो यूएस टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम लगा है will likely disrupt global trade and reduce US imports leading to excessive supply in other markets। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये अपनी जो एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है उसको प्योरली यूएस पर फोकस रखने की बजाय उसको डाइवर्सिफाई भी करना शुरू कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज के पास भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने एक नटशेल में नैल्को की पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की है, ये कैसी लगी आपको जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और दूसरा इजी भाषा में मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को लाने की कोशिश करता हूं, तो आप पूरा उत्साह बढ़ाने के लिए जरूर वीडियो को लाइक करिए और सबको शेयर करिए। अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है, वो भी इजी लैंग्वेज में, वो भी एब्सोल्युटली कॉस्ट जीरो कॉस्ट पर।
सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए सबके साथ में इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों ये प्योरली मेरी पर्सनल ओपिनियन है एंड पर्सनल एनालिसिस है, इसमें कोई भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सोच के समझ के फिर अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।